हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आपके फाइनल एग्जाम के लिए फिर से हम लेके आए गए हैं एक साथ लगभग 100 क्वेश्चंस का सीरीज, जो आपके मात्र 10 दिन बाद एग्जाम में डायरेक्ट आपके लड़ेंगे। साथियों, 4 नंबर चैप्टर से आज हम शुरुआत करेंगे। 100 क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है, शायद दो चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, अपने भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप है सभी में शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि साथियों, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है और महा सुपर फास्ट ये रिवीजन क्लास है और जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन को यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास को। पहला नंबर सवाल से कहता है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप बनाया गया है, यानी प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। कौन ऐसा देश में बताइए? भूटान में, भारत में, क्यूबा में या रूस में? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। याद रखिएगा, ये जो सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एमबीवीआई माना जाता है। 2024 के लिए भी एमबीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जरा बढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल पे फोकस करते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का सबसे सर्वोत्तम वर्णन इनमें से कौन सा करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन? प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन जो होता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, वो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जी हाँ, गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि किस वर्ष से यूएनडीपी, क्या है? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक का प्रकाशित कर रहा है। 1985 या 99? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है प्यारे साथियों, 90 या 1995? 1990 याद रखिएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए लगभग 5 से 6 बार पिछले ईयर में भी ये पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछा गया है अवधारणा के बारे में कि कौन ऐसा विद्वान था जो यहाँ पे मानव विकास की अवधारणा को दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन या डॉक्टर महबूब अल हक, एलसी सैम्पोल या रेड जेल? प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। याद रखिए, आपके मात्र 10 से 15 दिन एग्जाम के बच चुके हैं और इस 10 से 15 दिन इस सुपर फास्ट क्लास के साथ आप जुड़ जाइए। 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये स्टडी विथ रवि का वादा है। चलिए अगला नंबर सवाल पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। 5 नंबर सवाल है कि कौन सा शैक्षिक नगर है? शैक्षिक नगर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे शैक्षिक नगर है। सलेम है, कटनी है, रुड़की है या मुगल सराय है? तो शैक्षिक नगर के जहां पे बात आएगी प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लगाइएगा, रुड़की। रुड़की जो है यहाँ पे एक प्रकार का क्या है? शैक्षिक नगर माना जाता है आपके चैप्टर के हिसाब से। तो इसे हम एमबीवीआई क्वेश्चंस मानते हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ क्लास में लास्ट तक जुड़े रहे। सभी स्टूडेंट क्लास को लगातार शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, और वीडियो को लाइक जरूर करें। 6 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? मैक्सिको से? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहा है चीन या ब्राजील या अलास्का? तो ये जो है अलास्का से संबंधित है। कहां से? अलास्का से। याद रखिएगा। पीडीएफ जिसको भी लेना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ जिसको भी लेना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी प्रकार के पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? केरल की यहाँ पे बात की है कि साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। आपको मैं बता दूं साथियों कि भारत के सबसे
साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है? तो केरल में है। सबसे शिक्षित व्यक्ति कहाँ का है? तो वो केरल का है। तो वहां के 93.91% जो है, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 94% आदमी केरल का क्या है? शिक्षित है, यानी एडुकेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। तो केरल में जो पूछा जाएगा कि साक्षरता दर कितनी है, तो आप लोग 90% याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई सवाल है। और यहाँ पे जो है साक्षरता दर कितना रखिएगा याद? तो 94% लगभग याद रखिएगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। 8 नंबर पर जरा फोकस करते हैं फटाफट से हम लोग कि भारत में निम्नलिखित प्रमुख इनमें से कौन सा, जरा जूम आउट करते हैं और आपको यहाँ पे क्या है फटाफट से आंसर को बताना है। तो आपको पता है साथियों, यहाँ पे प्रवास धाराओं में प्रमुख कौन सा है? तो ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय जो है यहाँ पे प्रवास धाराओं में क्या है? प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल कि 2001 में सस्ती साक्षरता दर कितनी थी? 2001 की बात की है प्यारे साथियों, और सस्ती साक्षरता दर की बात यहाँ पे किया है। तो इसका जो जवाब होगा टोटल के टोटल वहां पे कितनी थी? 54.16%। कितना था प्यारे साथियों? 54.16%। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। तो लगातार आप लोग क्लास को क्या कीजिए? शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल पे फोकस कीजिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नार्वे, अर्जेंटीना, जापान या मिस्र? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो मिस्र होगा। ये जो है यहाँ पे देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, यहाँ पे उच्च मानव का विकास नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ बिल्कुल जाइएगा, 100% राइट आंसर होगा और आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई सवाल है, क्योंकि ये सवाल 2019 के सवाल में पूछा गया है और उसके बाद 2022 के क्वेश्चंस में पूछा गया प्यारे साथियों। उसके बाद 2023 में भी ये सवाल पूछा गया। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह सवाल आपके 2024 के एग्जाम में भी पूछे जाएगा। तो लगातार आप लोग कमेंट में अपना अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। केरल का मानव सूचांक कितना है बताइएगा जरा? 0.532 या 0.533। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है प्यारे साथियों, 0.638। तो केरल का कितना है? 0.638। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आप याद रखिए, जब आपको टेलीग्राम पर यहाँ पे अभी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा तो आंसर वहां पे नहीं रहेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम से पहले प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे आंसर को देख के जाना है सभी क्वेश्चंस को, और सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे क्लास में ही याद रख लेना है। पीडीएफ भरोसे ना रहे, क्योंकि पीडीएफ आपको आलसी बना सकता है। तो प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा जरा बताइएगा। 7 से 10 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या 5 से 11 वर्ष? तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर का आयु हमारे यहाँ 6 से 11 वर्ष की होती है, 6 से 11 ईयर्स की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर पर जरा फोकस करते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि 1999 और 2000 में कितने लोग गरीब रेखा के नीचे थे? याद रखिएगा, ऊपर नहीं थे, नीचे के यहाँ पे बात की है कि गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पे कितने लोग थे। तो 26%, 36%, 16 या 46%? जरा सभी का आंसर आना चाहिए। चारों ऑप्शन आपको पूरी तरह से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आवाज भी पूरी तरह से जा रहा होगा। अगर जा रहा है तो लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स में बने रहें और सभी का जवाब दें। तो 2000 में कितने लोग गरीब रेखा के नीचे थे प्यारे साथियों? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? 26%। बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? बिल्कुल राइट है। 26% यहाँ पे गरीब रेखा के नीचे रहते हैं। कितना? 1999 से 2000 ईस्वी की यहाँ पे बात किया है। चलिए 14 नंबर सवाल है कि डॉक्टर महबूब उल हक का मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के निवासी थे जरा बताइएगा? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक? तो ये जो है साथियों डॉक्टर महबूब उल हक, ये हमारे पड़ोसी मुल्क के थे, यानी पाकिस्तान के। कहाँ के थे प्यारे साथियों? तो ये पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए सबसे ज्यादा गेस्ट क्वेश्चन इस क्लास में लाया गया है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने। हाँ जी प्यारे साथियों, तो डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे? आपको पता है, पाकिस्तान के, हमारे पड़ोसी मुल्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हम इसे मानते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड है, डॉक्टर महबूब उल हक। 15 नंबर सवाल है
कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। यहाँ पे भारत से उच्च नहीं है की बात किया है, नहीं पे फोकस कीजिएगा कि किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है भारत से उच्च नहीं है। श्रीलंका, त्रिनिदाद या टोबैगो, म्यांमार। तो म्यांमार याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल हम इसे मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ प्यारे साथियों, सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है इसका आंसर सभी का आना चाहिए और यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो सम्मिलित नहीं है वो भारत नहीं है, उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, तो इंडिया के बात आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, उच्च मानव विकास वाला है। दक्षिण अफ्रीका, भारत, नॉर्वे या चीन। तो प्यारे साथियों इसका आंसर नॉर्वे होगा। ये उच्च मानव विकास वाला देश माना जाता है। कौन? नॉर्वे। कौन माना जाता है? नॉर्वे माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, नॉर्वे हो जाएगा। क्या होगा? नॉर्वे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा, सी के साथ। बिल्कुल राइट आंसर सभी का होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नंबर सवाल है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है, यानी विकास का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है। आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताइएगा कि विकास का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है इनमें। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। जी हाँ प्यारे साथियों, गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है विकास का सर्वोत्तम संकेत माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग अब चलते हैं 5 नंबर चैप्टर की ओर और इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। कहता है कि कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि का उत्पाद बताइए। रबर, केला, बॉय, इनमें से सभी। तो एकल कृषि का जो उत्पाद है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। हाजी प्यारे साथियों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। रबर, केला और बॉय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, जो एकल कृषि का यहाँ पे क्या है, उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती, यानी विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती। प्रेरणी क्षेत्र में, स्टेपिस क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में या अमेजन के बेसिन में। तो याद रखिएगा जो व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि है वो कहां पे नहीं किया जा सकता है, तो अमेजन बेसिन में। कहां पे प्यारे साथियों, अमेजन बेसिन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के लिए डी बिल्कुल राइट आंसर है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार का कृषि का विकास किया गया था। मिल्पा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या अंगूर की खेती। तो यहां जो है रोपण कृषि की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। जरा इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित किससे है। मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या सहकारी कृषि से। तो याद रखिएगा खट्टे फलों की जो कृषि संबंधित होती है वो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है एंड MBBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे किससे संबंधित है बताइए। अन्न से, दान से या फल और सब्जी से। जरा इसका आंसर बताइएगा। सॉरी यहाँ पे क्या है, हॉर्टिकल्चर है। तो ये जो संबंधित है फल एवं सब्जी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। शुष्क क्षेत्र में यानी सूखा हुआ क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है। और नालिका अपरदन, सिल्ट जमाव या वायु का अपरदन या इनमें से कोई नहीं। तो सूख क्षेत्र यानी सूखे हुए क्षेत्र में क्या होता है, मृदा अपघटन का मुख्य कारण वायु अपरदन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। रोका कहते हैं, मिल्या कहते हैं, लांदागा कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं।
तो वहां की जो कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्ला कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, मिल्ला कृषि, याद रखिएगा। और ये जो है आपके एग्जाम के फाइनल एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस है, और MVV VVI क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं वो इसमें शामिल किया गया। भारत में हरित क्रांति शुरू की गई थी तो 1950 ईस्वी के दशक में, 60 के दशक में, 70 के, 80 के। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों, 1960 के दशक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1960 के दशक में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई थी। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल इनमें से कौन सा है, जरा इसका जवाब बताइए। कॉफी है, चाय है, गेहूं है या कपास है। तो रेशेदार फसल जो है इनमें से, ये जो सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं लगभग हर एक साल ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो रेशेदार फसल क्या होता है, कपास होता है। कपास के क्या बनते हैं, धागे भी बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये रेशा की तरह होते हैं, इस प्रकार रेशे की तरह ये कपास पाए जाते हैं और काफी महंगे भी बिकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है, नील खेती इसे ही हम लोग कहते हैं। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती। यानी सूक्ष्म कृषि जब किया जाता है, सूखा कृषि, तो उनमें से कौन सा फसल उसमें नहीं बोआ जाता है। रोगी का, ज्वार का, मूंगफली का, या ऑप्शन नंबर डी है गन्ना। तो सूक्ष्म कृषि में कहा गन्ना को नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर एकदम डी जो है साथियों, प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। आपके एग्जाम के लिए 100% जुनून के साथ आ सकता है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, बताइएगा जरा। खरीफ फसल की कृषि जब हम लोग कहते हैं तो कौन सी ऋतु में कहते हैं, अक्टूबर से मार्च वाला में, या अप्रैल से जून वाला में, सितंबर से जनवरी, या जून से सितंबर वाला में। तो याद रखिएगा खरीफ फसल की जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, वो हम लोग कब करते हैं, जून से सितंबर वाले में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल राइट है कि जून से सितंबर में खरीफ फसल की कृषि वहां पे ऋतु में की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट ये सवाल माना जाता है। 12 नंबर है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। जी प्यारे साथियों, ब्राजील के कॉफी बागान को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं, या लदांग बोलते हैं। तो ब्राजील के कॉफी बागान को प्यारे साथियों याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राजील के कॉफी बागान को तो फेजेंडा, क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, फेजेंडा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये सुपर फास्ट क्लास जो है आपके एग्जाम तक चलेगा और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम के लिए क्लास। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास फटाफट से कर दीजिए। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, या इनमें से कोई नहीं। तो रबी की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में पैदा होती है। कब होती है प्यारे साथियों, शीत ऋतु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम ए बिल्कुल राइट है, जो ठंडी की मौसम जिसे हम बोलते हैं शीत ऋतु को, तो वो जो होता है रबी फसल का मौसम होता है। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आता है, कृषि आता है, व्यापार आता है, उद्योग आता है, सेवा आता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा और MVVI क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है उसे हम लोग कृषि बोलते हैं। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस से 10, या 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, या 20 डिग्री सेल्सियस से 30, या 30 से 40। तो याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और गेहूं की खेती के लिए जो होता है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, यानी धूना होना चाहिए, धून लगा हुआ रहता है, कोहरा जिसे बोलते हैं, वैसा स्थिति होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए, वैसा तापमान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, चावल और धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, या गहन निर्वाहन कृषि से। तो चावल और धान की खेती जो संबंधित है प्यारे साथियों, वो गहन निर्वाहन कृषि से संबंधित है। किसे है, गहन और निर्वाहन कृषि से, जिसे ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देखते हैं। और ये चावल और धान की खेती का संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है,
और काफी एमबीवीआई सवाल माने जाते हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए क्या कीजिए, आप लोग पीडीएफ लेना है अगर आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसको ज्वाइन कीजिएगा प्यारे साथियों, टेलीग्राम चैनल को। तो कहां से ज्वाइन कीजिएगा, या तो आप स्टडी विथ रवि सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दिया गया है। चलिए 17 नंबर को थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि कंबरले क्यों विश्व विख्यात है, सोना चांदी हीरा के लिए, प्लेटिनियम के लिए। तो किम्बरले जो है यहाँ पे हीरा के लिए क्या है प्यारे साथियों, विख्यात है। क्या है, हीरा के लिए ये विख्यात माने जाते हैं। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। इसको जरा देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। निम्नलिखित में से रेशेदार मतलब इस प्रकार का फसल इनमें से कौन सा नहीं है। कपास की बात करें प्यारे साथियों, है कॉफी या मेस्टा या जूट। तो प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखिएगा, जूट भी एक प्रकार का रेशेदार होता है, मेस्टा भी एक प्रकार का रेशेदार होता है, और कपास भी, जैसा कि हमने पहले ही प्रश्न में देखा। लेकिन कॉफी की यहाँ पत्ती पाई जाती है। क्या होता है, पत्ता होता है, चाय की पत्ती हम उसे बोलते हैं। तो ये जो होता है ये रेशेदार फसल नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि अंगूर की खेती कहलाता है, अंगूर की खेती क्या कहलाता है, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर की खेती जो है प्यारे साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर में हम लोग क्या कहते हैं, अंगूर की खेती करते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों, अंगूर की खेती विटिकल्चर में करते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी बागान को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। शायद ये रिपीटेड प्रश्न है और आपको इसका आंसर बतलाना चाहिए, बिल्कुल रिपीटेड है। तो ब्राजील में कॉफी बागान को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेंडा, जो कि ये रिपीट किया गया। क्यों रिपीट किया गया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या प्यारे साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 21 नंबर है कि लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेन सार क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लॉ अयस्क के लिए। किसके लिए है, लॉ अयस्क के लिए। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं के कौन ग्रामीण अवसरों से संबंधित है, अधिवासों से संबंधित है। तो प्राथमिक क्रियाओं में से कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है, प्राथमिक। याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है कि मचुरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं, रोका, मिल्पा, चेना या लादांग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि की प्रथा को वहां क्या बोला जाता है, मिल्पा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्पा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट होगा। और मिलमिलाते हुए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे भी जाएंगे। क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और भाई बहन के पास। जितने भी दोस्त है उसको भी कर दीजिए साथियों, ताकि उनका भी फायदा हो सके। कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन। तो कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक माने जाते हैं वो चीन माने जाते हैं, जिसे हमारे भारत के हिसाब से गद्दार देश बोला जाता है चीन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। कोरोना वायरस भी यहीं से उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, उष्ण आंध्र या शीतोष्ण। तो ये उष्ण आंध्र के अंतर्गत चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है जिसको हम खा सकते हैं, बताइएगा जरा। खाद्य फसल कौन है, गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। तो खाद्य फसल की यहाँ पे बात करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए गेहूं जो होता है एक प्रकार का खाद्य फसल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे कौन सा है बताइए। श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। तो चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। कौन सा है, चीन है। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये बनते हैं आपके एग्जाम में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश का नाम बताइएगा। तो ये जो है ये भी कौन है, चीन ही है। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे, यहाँ पे कपास का पूछा गया है उत्पादक देश। यहाँ पे अगर पेपर कराता
पेपर का, तो ये चीन होता। लेकिन कपास पूछा गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो ये जो है रोपर कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, प्रारंभिक स्थायी कृषि है या मिश्रित कृषि है? तो रबर की बात करते हैं। रबर जो होता है ये रोपर कृषि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रोपर कृषि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो रोपर फसल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? गेहूं नहीं आता है। इसे हम लोग डायरेक्ट अपने खेत में बाव कर देते हैं, यानी छींट देते हैं, बिखेर देते हैं, अपने आप उग जाता है। लेकिन कॉफी की रोपा जाता है, गन्ना भी रोपा जाता है और रबर भी रोपा जाता है। अगला सवाल कहता है कि निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, अमेरिका के कनाडा के पियर्स क्षेत्र में, यूरोपीय स्पीटीज क्षेत्र में या अमेजन के बेसिन में? तो ये जो है कृषि नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अमेजन के बेसिन, यहाँ पे जंगल ही जंगल है। अमेजन के जंगल नाम सुना होगा, सबसे बड़ा विख्यात जंगल माना जाता है अमेजन का जंगल। अगला नंबर पर जरा फोकस कीजिएगा। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का पूछा गया, यहाँ पे फोकस कीजिए। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया प्यारे साथियों, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है भारत। तो याद रखिएगा खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। वहां पानी की कमी है लेकिन खनिज तेल काफी मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। निम्न देशों में निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो ये डेनमार्क में किया गया। किसमें? सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किसमें किया गया? तो डेनमार्क में। प्यारे साथियों क्या याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, डेनमार्क। अगला सवाल, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर इसको हम लोग बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूलों की खेती की। काफी इंपोर्टेंट और एमबीबीआई सवाल माने जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला सवाल है, कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल इनमें से कौन सी है? गन्ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर। तो खाद्य फसल जो है ये मक्का को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। अगला सवाल, फटाफट से चल रहे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं। तो निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? कोलखोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि? तो ये जो है रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो यूरोपीय उपनिवेशिकों समूह द्वारा विकसित किया गया। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि? ऑप्शन नंबर है रोपण कृषि या सहकारी कृषि? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि बिल्कुल राइट आंसर है आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है ये किरकुक? किरकुक जो है विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। सबसे ज्यादा तेल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, किरकुक में। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इराक में स्थित है। इराक में तेल का भंडार इसको हम बोलते हैं। इराक को क्या बोलते हैं? तेल का भंडार बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल पे फोकस कीजिए, कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि कौन सी नहीं है? डेयरी कृषि बिल्कुल एकल कृषि है। क्या है? ये है। मिश्रित कृषि एकल नहीं हो सकता, नाम ही है मिश्रित, यानी बहुत सारे मिश्र इसमें किया गया, 1+1+1 यानी अनेकों तरह से इसमें मिश्रित किया गया, जैसे धान, गेहूं, मक्का सब मिश्रित करके कृषि किया गया। तो ये एकल कृषि कैसे हो सकता है? बहु कृषि हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र जो है ये हमारे किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? जर्मनी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। क्यूबा की रानी, ध्यान से सुनिएगा, क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो गन्ना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबा की रानी बोलते हैं। गन्ना को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? क्यूबा की रानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बागमती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? बागमती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ऑप्शन नंबर बी है अमेजन बेसिन में, मध्य अमेरिका या कांगो बेसिन। तो आपको पता है प्यारे साथियों कि बागमती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो लिग्नेनाइट, मैग्नेनाइट की बात करें लौह अयस्क है, हेमेटाइट भी लौह अयस्क है, सेडेराइट भी लौह अयस्क है। लिग्नेनाइट जो होता है ये लौह अयस्क किस्म में नहीं आता, याद रखिए। काफी इंपॉर्टेंट और एमबीबीआई सवाल माने जाते हैं 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसिवी रेनी का संबंध किससे है? बताइएगा जरा इसका जवाब सभी का। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट का जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि मैसिवी रेनी का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, तो ये लौह अयस्क से है। किसके है प्यारे साथियों? लौह अयस्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है, कहता है प्यारे साथियों कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, तो ये चीन में। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित किसमें है? चीन में। अगला सवाल, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश किसको बोलते हैं? तो तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चिली है। कौन है? चिली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल, सर्वोत्तम किसका कोयला कहाँ पे पाया जाता है? सॉरी, कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट जो होता है सर्वोत्तम किस का कोयला होता है। उसके बाद लिग्नेमाइट आता है, उसके बाद बिटुमन्स आता है। अगला सवाल है, बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? लोहा, एल्युमिनियम, सोना या चांदी? तो आपको पता होगा प्यारे साथियों, 10वां क्लास में ये रटा दिया जाता है। बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम। कौन सी? एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। अगला सवाल है और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, कौन बागमती कृषि नहीं है? रबर, चाय, गन्ना या ऑप्शन नंबर डी है मक्का? तो यहाँ पे मक्का बिल्कुल राइट आंसर है। एंड आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कि किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी बोलते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके एक कमेंट जो है प्यारे साथियों आप लोग जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। और एक काम आप जरूर कीजिएगा साथियों, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और दोस्त के पास आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और दोबारा इस वीडियो को जरूर देखें ताकि एक बार में आपका टोटल के टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, 90% की उम्मीद को जगाए रहे, स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।